जय हिंद साथियों। एक करंट अफेयर की हमारी लगातार 13वीं क्लास है। पिछली 12 क्लासों में हमने 454 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर ली है। इसके पहले हम लोग क्लास शुरू करें उसके पहले मैं एक आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनका सभी का व्हाट्सएप में प्रश्नों का जवाब देना संभव नहीं है। तो कोई भी मुझे लगता है कि जवाब जरूरी है तो उसको हम कक्षा में डिस्कस जरूर कर लिया करेंगे। और जो भी साथी हमारे नए जुड़ते हैं तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप जब तक पूरी क्लास नहीं देखेंगे, जब तक मुझे संपर्क या मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप छोटी सी देखकर या वो हमारी शुरुआती देखकर वो आप मैसेज करने लगते हैं, उसमें आपका भी समय खराब होता है, मेरा भी समय खराब होता है। तो विशेष तौर पर जो हम लोग टारगेट रखे हैं कि किस तारीख को आपको कौन सी पीडीएफ उपलब्ध होगी, किसको आपको क्या आपको दिया जाएगा, तो उसी आधार पर हम लोग चलेंगे। क्योंकि एक टारगेट सेट है कि कब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा, फिर करंट अफेयर का, कब हमारा धर्मशास्त्र का, कब हमारा जीके का, कब हमारा साइको का। तो उसी के आधार पर आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत करते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। देखो, ये क्रूज मिसाइल है, आप लोगों को ये याद रखना है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का इसका मतलब है एंटी रेडिएशन कि आपकी रडार में पकड़ में नहीं आएगी ये, ठीक है। तो इसका परीक्षण जो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया है वो ओडिशा में। एक कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में यदि हम लोग भारतीय सेना में भर्ती होने जा रहे हैं तो ये किसी भी स्तर पर हम लोग ये चीजें बताकर अपना एक परमानेंट दावा कर सकते हैं कि हम आर्मी के लायक हैं। वो आर्मी के जो मूल है वो हमने आत्मसात कर रखी है। तो इसके आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का फैसला किया है। देखो, ये आप गैस करेंगे। मैंने बोला था कि आप यदि काफी 10-12 कक्षाएं हमारे साथ लेते हैं तो फिर आप गैस करना सीख जाएंगे। यदि आतंकवादी तालिबानी समूह से किसी को तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा तो पहला हटा सकता है हमारा चाइना, दूसरा हटा सकता है पाकिस्तान, तीसरा हटा सकता है रूस। तो अभी हाल ही में जो पहली बात तो है कि लगाया किसने प्रतिबंध है, अब फिर जिसने लगाया वो हटा रहा है। तो अभी वर्तमान में पूरा हमारा यूरोप और अमेरिका, ये सारे जितने देश खिलाफ है वो रसिया के खिलाफ है। तो वो रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने का फैसला किया है। इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा, इसको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किन देशों ने अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ये 12 देशों ने किए हैं, इसका ऑप्शन सी है। और इसका मतलब होता है कि जो जीरो डेब्रिस चार्टर है कि अंतरिक्ष में जो भी कचरा है, पहली बात तो वहाँ कचरा फैलाया नहीं जाएगा, और जो भी कचरा है तो उसको हम लोग डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो भी कचरा है वो 12-12 हजार 13-13 हजार की स्पीड से पूरे अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वहाँ हम लोग ये सारे 12 देश मिलके इस चार्टर पर हम लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला है, वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो, इसका थोड़ा याद रखना है। 21 जून को आपको पता होगा कि हमारा योग दिवस होगा। तो इसी के आधार पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ये सब करेंगे, और ये करेंगे विदेश में जिनेवा में, ठीक है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड में है ये शहर जिनेवा। तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है, हमारा ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मान लेते हैं 21 जून को मनाया जा रहा। इसके मनाए जाने का यही कारण है कि भारत के एक अथक प्रयास के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है योग को। तो ये हमारे विदेशों में भी आयोजित होने लगा है। तो इस पर केवल विशेष फोकस करना है कि ये कौन से में नंबर का है और कौन सी डेट को मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न, किस राज्य के जंगलों में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। आपको सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो जंगल में आग लगी है वो लगी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन डी है। और इसमें एक आप लोगों को मैंने एक जो कारगिल घाटी, वो कारगिल पहाड़ियों के युद्ध में एक वायुसेना द्वारा सफेद सागर, ये थोड़ा याद रख लेना, विशेष चर्चाओं में है। मुझे लगता है पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि कौन सा हमारा ऑपरेशन चलाया गया था वायुसेना द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। अगला प्रश्न हमारा, नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया ये मुनीब अमीन भट्ट, इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। इनके बारे में थोड़ी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। ये नासा की जो हमारी हैकिंग वाली डिपार्टमेंट में इनने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि कुछ कमियां उजागर की हैं नासा की। तो इसलिए नासा ने इनको
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, ये जम्मू कश्मीर की है, जहाँ 20-22 वर्ष के हमारे यहाँ भारत की बालिकाएं इंस्टाग्राम और रील्स में, कई सारी बालिकाएं नहीं लेकिन अधिकतर बालिकाएं टाइम वेस्ट कर रही हैं। उसी देश में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो नासा की एजेंसी को भी टक्कर दे लेती हैं। तो इस पर याद रख लेना है, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा ज़रूरी हमारा है कि नासा एजेंसी, आपको पता है अंतरिक्ष, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर अभी मानी जाती है। तो उसमें यदि हमारी भारत की कोई लड़की 20-22 वर्ष की ऐसा कर देती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, देश के लिए गौरव की बात हो जाती है। ठीक है, भारत को रुपए कार्ड सेवा किस देश में, ये मालदीव ने। पहली बात मैं आप लोगों को कई बता चुका हूं, इसकी राजधानी आपको याद रखनी है माले। ठीक है, दूसरी याद रखनी है आपको कि राष्ट्रपति मोइज्जू। ठीक है, क्योंकि मोइज्जू आते ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर थोड़ी टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां की गई थी उनके खेल मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा। तो इस पर थोड़ा याद रखना है, जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी राजधानियां हमको पता होना चाहिए। वित्त वर्ष 2024 में एफडीआई में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे देश में 62% की कमी देखी गई है एफडीआई में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि जो विदेशी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश के युवाओं को, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो अस्थिरता देखते हुए भारत की, हमारे यहाँ जो कॉमनल आप लोग देख सकते हैं हिंसा, जो धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा, क्षेत्रीय हिंसा देखी जा रही है, इसके डर से अब विदेशियों ने हमारे यहाँ पर एफडीआई लेके आना बंद कर दिया है। आप मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, लेकिन असलियत में अब हमारे यहाँ पे जैसे ही चाइना और अमेरिका वार छिड़ता है, वहाँ से चाइना से अमेरिका की कंपनियों को निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। बहुत सारी यूरोप की कंपनियां मान लो, तो उनका रुझान था कि भारत एक लगभग अभी वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े 3रे नंबर के बाजार के रूप में विकसित हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर असुरक्षा को भाव को देखते हुए ये सारी कंपनियां अब सिंगापुर ऐसे देशों पर अपना रुझान ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत चिंताजनक बात है और इस पर सरकार को विशेष गौर करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया? ये उत्तर प्रदेश ने। तो अब इसमें थोड़ा ये विशेष तौर पर याद रखना है, ये चंबल नदी जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है उसमें लगभग 100 गंगा डॉल्फिन ये ताजे पानी में पाई जाती है। लगभग हमारे 4000 भारत देश में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है पहली बार। ये हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। ये 3 चीजें याद रख लेनी है जो हमसे चर्चा की जा सकती है। ठीक है, इसको सिसुक ऐसे नाम, अन्य नाम से भी जाना जाता है गंगा डॉल्फिन को। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जापान ने किया है, लगभग 18,500 फीट ऊंचा खगोलीय वेधशाला। ठीक है, अब जापान किसी से युद्ध ऐसी चीज़ों को साइड में रखते हुए अब केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले समय में जो देश जितना सशक्त होगा, वो जितने जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो उतना ही सशक्त माना जाएगा। क्योंकि आज अब आने वाले समय में आमने सामने वाले वॉर कम लड़े जाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे ज़्यादा वॉर हुआ। तो यहाँ पर अब जापान अपनी इधर रुझान किए हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश की लेखिका जेनी एयरपेम्बेक कैरोस पुस्तक लिखी है ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर पुरस्कार? ये जर्मनी की है। इनको थोड़ा विशेष तौर पर याद रख लेना है आपको कि कौन है ये, क्योंकि ये पहली महिला लेखिका है जर्मनी की, इसके पहले किसी को नहीं मिला है। तो बुकर पुरस्कार, जेनी एयरपेम्बेक नाम है, कैरोस पुस्तक लिखी गई है इनके आधार पर, क्योंकि एक पुस्तक का आपसे जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए कोई ऐसा करंट में आया है तो वो तो हम लोग जान ही लेंगे। अगला देखते हैं, किसने दुनिया के प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है? देखो, अब सभी देश जानने लगे हैं एआई की महत्वता, कि अब आने वाले समय में हम लोगों को यदि आगे बढ़ना है तो उसमें हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष योगदान रहेगा। तो उसके रूप में अब हम लोग विश्वसनीय और साथ में जवाबदेही पूर्ण कानून बनाएंगे। तो वो कौन, किसने मंजूरी दे दी है? वो दे दी है हमारे यूरोपीय संघ ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सागा दावा त्योहार किससे संबंधित है? ये सागा दावा त्योहार विशेष तौर पर
बौद्ध धर्म से संबंधित पहला। दूसरा, ये सिक्किम में मनाया गया। सागा का मतलब होता है तिब्बती भाषा में चौथा, दावा का होता है महीना, तो चौथा महीना ये जन्म और परिनिर्वाण से संबंधित है, वो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो थोड़ा यदि ऐसा नाम कुछ आ जाए आपके सामने कि सागा दावा त्योहार किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म से। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा ये स्वर्ण पदक जीता है? ये पहली भारत की महिला ऐसी हैं जिनने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता। तो आपको दीप्ति जीवन जी ये नाम भी याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। इन्हें 400 मीटर और रेसिंग में अमेरिका की जो पहली फर्स्ट रैंक वाली स्वर्ण पदक विजेता थी पिछले वर्ष की, उनको हराया है 400 मीटर दौड़ में। लगभग अमेरिका की जो महिला थी उनका 55.11 सेकंड में का रिकॉर्ड तोड़ती है और 55.7 सेकंड में ये दौड़ पूरी कर ली है। ये हमको याद नहीं रखना है, केवल दीप्ति जीवन जी अमेरिका की जो हमारी धावक उनको हरा के स्वर्ण पदक जीत लिया, ये याद रख लेना है। विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2000 भारत में किस स्थान पर रहा है? तो ये हमारा आपको पता होगा 39वां स्थान होगा भारत का इसमें, और अब सुधर रहा है धीरे धीरे। हमारे यहाँ क्या है, मणिपुर विवाद और जम्मू कश्मीर विवाद होने के कारण कई देश अपनी अपनी नागरिकों को रोक लगा देते हैं यहाँ जाने की और विशेष तौर पर देश की यात्रा करने की, तो इसलिए हमारा थोड़ा प्रभावित होता है पर्यटन क्षेत्र। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं। देखो, प्रयास किया जाता है, लेकिन जो हमारा युद्ध स्तर पर प्रयास होना चाहिए इन सभी क्षेत्रों में, वो थोड़ा मुझे कम महसूस होता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाएगा, ये थोड़ा वर्तमान में चर्चाओं में है। मैंने आप लोगों को एक अलग से साइको वाली क्लास भी पढ़ाई है कि शरणार्थी क्या होते हैं, अवैध प्रवासी क्या होते हैं, ये सारे शब्दों को मैंने समझाया है। देखो, विश्व शरणार्थी का मतलब है किसी देश में युद्ध के कारण, उत्पीड़न के कारण, कोई विशेष हिंसा के कारण कोई नागरिक अपना देश छोड़ते हैं तो उनको शरणार्थी बोला जाता है। ठीक है, और शरणार्थी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अवैध प्रवासी वो एक बुरी चीज़ है। ठीक है, किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन, ये अमेरिका का है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तो दो नागरिक अब हमारे अमेरिका द्वारा 2 नागरिक चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। इसके पहले भी एक मून मिशन भेज चुका है 1960 के दशक में अमेरिका, और उसका दावा है कि उसमें उस समय भी एस्ट्रोनॉट भेजे थे चंद्रमा पर। तो केवल आर्टेमिस मिशन ये याद रख लेना है कि है किसका। ठीक है, अगला हमारा 472वां जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा 472वां, किस देश के सभी ग्लेशियर पिघल गए? ये वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप है, उस वो दक्षिण अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है उसमें वेनेजुएला है देश, उसके सभी 2014 तक 6 ग्लेशियर थे जिसमें 5 पिघल चुके थे, और उसके बाद अब रिपोर्ट आई है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं। तो ये आपको किस नज़रिए से देखना है? ये जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से देखना है, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताज़े पानी के स्रोत होते हैं। इसलिए वेनेजुएला आपको ओपेक का सदस्य, और पेट्रोल जो भी हमारा पेट्रोलियम उत्पाद है यहाँ पर उत्पादित होते हैं। इससे हम लोग थोड़ा जानकारी रखेंगे इसकी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? ये खिलाड़ी हमारे हैं, इन्हें संन्यास की घोषणा कर दी है। तो केवल ये रखना है याद कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फुटबॉल से संबंधित है, केवल ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला हमारा 474वां प्रश्न जो है, तो किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण? चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो ये जापान ने किया है। मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जापान के द्वारा, और हमारे देश के द्वारा किसी अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जितना टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाना चाहिए उसको छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाता है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये थोड़ा याद रख लेना है। ये पहली बात तो ये हॉकी से संबंधित है, और जो सुल्तान अजलान शाह, आपको लगेगा कि ये सब मुस्लिम देश, कोई भी मुस्लिम बाहुल्य देश उससे संबंधित हो सकता है, लेकिन ये हॉकी से संबंधित है, और ये जापान ने हॉकी में पाकिस्तान को 5-1 से हराकर जीती है।
तो सुल्तान अल्जान वो पहली हॉकी ट्रॉफी है जो जापान के द्वारा जीती गई है। तो ऐसा हो सकता है पिछली बार डूरंड कप पूछा था, इस बार ऐसी कोई चीज़ें जो पहली बार हुई हो विश्व में, एक अजूबा हुआ हो, आपसे चर्चा हो जाए। अगला प्रश्न हमारा, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कंफ्यूज मत हो जाना, पेंच हालांकि आपको बॉर्डर पर कह सकते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में गिना जा वो महाराष्ट्र में गिना जाता है, सॉरी। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसमें मत कंफ्यूज होना। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक बाघ जैसी बिल्ली, मतलब टाइगर जैसी एक बिल्ली देखी गई है, इसलिए चर्चाओं में आया था। तो पेंच टाइगर रिजर्व हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ये ईरान में है। अब ये इसलिए क्योंकि ये बंदरगाह का मैनेजमेंट 10 साल के लिए भारत को मिला है, और अमेरिका के द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर। तो इसकी वजह से हम लोग अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर ऐसा हम लोग समझौता करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें सुरक्षा की और शायद अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि के भी नज़रिए से देखना ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक बार? ये कामिरीता शेरपा नेपाल की है, इन्हें लगभग 29 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो इसीलिए थोड़ा महिला है, 3 चीज़ों से विशेष महत्वपूर्ण, तो हमको कामिरीता शेरपा याद रख लेना है नाम, ठीक है। विश्व प्रभावी पक्षी दिवस मनाया गया ये 11 मई को। देखो काफ़ी पक्षी इस बार हमारा बहुत ज़्यादा मुद्दा चला है पक्षियों का, कि हमारे यहाँ बहुत सारी चिड़ियाएँ लुप्त होती जा रही हैं। कई लुप्त प्राय प्रजातियों में उनको लिस्ट कर दिया गया है। तो इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, अब हमारी सरकार थोड़ा संवेदनशील हो रही है, जागरूक हो रही है। तो केवल हमको ऐसा शायद पूछ लिया जाए कि ये लोग जानकारी रखते हैं, तो आपको याद रख लेना है कितना है, 11 मई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत और ऊर्जा उत्पादन मामले में विश्व का ये तीसरा, जो विश्व सौर हमारा घर घर जो प्रधानमंत्री सौर मिशन है, उसमें प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली, यदि आप लोग अपना सौर लगाते हैं वो छत पर, पीएम सौर बिजली उत्पादन जो मिशन है, योजना है, इससे भी आपसे प्रश्न बन जाएगा। और ये जो सौर ऊर्जा हमारा उत्पादन की जा रही है वो तीसरे नंबर पे आ गया है भारत। पहले पिछले वर्ष हमारा 8 से 9वें नंबर पर था, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोगों ने समृद्धि की है इसमें। अब पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है, और तीसरे पर भारत आ गया है। तो याद रख लेना है, तीसरे नंबर पर आ गया सौर ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। योजनाएं मैं एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको विस्तृत, मेरे पास 10 योजनाएं हैं, और उसी से आप लोगों से 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। तो वो मैं एक अलग क्लास ले लूँगा जीके में। अभी हम लोग केवल करंट पर देखेंगे। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में, देखो जो हमारी सुनीता विलियम्स हैं, ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। ये लगभग पिछली बार 2 बार कर चुकी थी अंतरिक्ष यात्रा, लेकिन इस बार तीसरी बार की, तो इस बार फंस गई हैं। तो इस बार फंसी थी इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में रही है। तो तीसरी बार यात्रा कर ली है अंतरिक्ष की। इनके बारे में हम लोग थोड़ा अलग से अंतरिक्ष और लेसन में जानकारी लेंगे कि कैसा क्या हुआ था, और कौन सा यान हमारा लेके गया, कौन सा बाद में फिर एलन मस्क जी ने सहायता की और फिर वापस लेके आए हैं। इस पर एक प्रश्न मुझे बनने की ज़्यादा संभावना लग रही है, ठीक है। तो ये हम लोग अलग से क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पे, इसको भी मैं समझा चुका हूँ शायद जो कोई जीके की क्लास में। ये 180 देशों में, अभी हम लोगों ने पहले पिछले वर्ष हमारा 161 था, अब 159 हो गया है। पाकिस्तान 152वें नंबर पर है, तो हमसे कुछ 7 पायदान आगे है, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि वहाँ ऐसा है नहीं है। तो जो संस्था है वो मान लो अंतर सरकारी, या ये मान सकते हैं कि अपनी एक जो ये फ्रीडम इंडेक्स को कवर करते हैं, वो एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं। तो उनके आधार पर क्या उनके पैमाने रहते हैं, किस आधार पर वो सबको रैंकिंग देते हैं, वो जान सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को केवल ये याद रखना है कि हमारे भारत की जो रैंक है वो 159 है। भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ खुलने के लिए किसने सहयोग किया है? ये पुणे में खुलेगा, पहली बात तो याद ये रख लेना है। एक स्वयं समूह है, उसके द्वारा भारतीय सेना जो हमारी थल सेना है उसने सहयोग किया है, और उसका मानना है कि ये भारत में संवैधानिक कर्तव्य बढ़ाने के लिए लोगों में ये पार्क में भारतीय सेना ने सहायता की है। इसलिए हम लोगों को ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों
की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये भारत ही हो सकता है अब ऐसा, लगभग 15 साल बाद भारत ने ऐसा किया है। तो प्रश्न आराम से पढ़ लो, किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, इसके पहले चाइना ने था, लेकिन अब हम लोगों ने चाइना से छीन लिया है। किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2000, ये थोड़ा याद रखना है, गोल्डमैन किसी भारतीय को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण, ये बिल्कुल नोबेल पुरस्कार के बराबर है। आलोक शुक्ला जी है हमारे, इनको प्रदान किया गया है। एक भारत देश में बेहतर पर्यावरण संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों में ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है 2024 में। ये इसको विशेष तौर पर केवल इसकी यही खूबी है कि नोबेल पुरस्कार के बराबर है। सुब्रह्म धारेश्वर किससे संबंधित है? ये होना चाहिए हमारा जो कर्नाटका का है यक्षगान, उससे संबंधित है। तो इस नृत्य से उन्होंने लगभग अपने 45-46 वर्ष अपनी सेवाएं दी। अब इनका निधन हो गया है। तो अब ये वाले जो हम लोग नाट्य हैं, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे जीके में। और उसमें करंट वाले केवल ये है कि ये संबंधित थे, शायद ये नाम पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है। अब हमारी यहाँ पर क्लास खत्म होती है। अब हमारी एक क्लास और आएगी 14वीं, वो सीधे कल आ जाएगी। और फिर हम परसों, कल 30 तारीख है, परसों सुबह 31 को सभी को पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। आप लोग पीडीएफ केवल एकत्रित करने के लिए मत लेना, यदि जिसको पढ़ना हो और तो आप लोग ऐसे, मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ तक हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह ऐसा कुछ सामान है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग मोबाइल से पढ़ने की कम कोशिश करना है। यदि आप लोग आसपास कोई संग साथ में तैयारी करते हो तो एक दूसरे से मिलजुल कर भी निकलवा सकते हैं पीडीएफ, लेकिन जो आप लोग मोबाइल से पढ़ेंगे ना, उससे मुझे लगता है कि उतना हमको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।